जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या है? तो ये आपके पीजीटी सिलेबस का एक टॉपिक भी है और हमने पिछले वीडियो में लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग उसके चर्चा में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर लीनियरली डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग वहां क्या किए थे कि ये बात हम लोग किए थे कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस के आगे का टॉपिक जो हमारा बेसिस और डायमेंशन है उसको हम करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। और जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फिर लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या है? आप जानते हैं कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है किसका? आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर्स का इन रो और कॉलम व्हिच हैव नो फिक्स मैथमेटिकल मीनिंग। उसका कोई मीनिंग नहीं है, वह जस्ट एक अरेंजमेंट है जो बहुत यूज होता है रियल लाइफ में। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, और अगर ऐसा है तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3। नहीं, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे इसको? रो। और ऐसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें साथ ही साथ जैसे अगर हम बात करें 3x3, अनदर एग्जांपल, इफ वी राइट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, तो आप यहां देख रहे हैं 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। तो अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम, मैट्रिक्स के सारे टाइप्स, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स, ये सब आप प्रीवियस नॉलेज में आप जानते ही होंगे। जहां भी जो चीज यूज होगा हम उसका चर्चा करते चलेंगे। इसमें एक बात आता है माइनर। माइनर का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। जब माइनर हम समझ लेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। तो माइनर क्या है? तो जो मैट्रिक्स होता है उसके किसी भी सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वही उसका क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। जैसे अगर यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 का जो सब मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे तो एक कोई भी मैट्रिक्स खुद का तो सब मैट्रिक्स होता ही है। तो हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा 1 2 3 4 5 3 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? माइनर। नहीं, इसके बाद आप 2 ऑर्डर का भी बहुत सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। नहीं, तो ये माइनर आप समझ गए। माइनर अल्टीमेटली क्या है? तो किसी भी जो सब मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के रैंक को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, लेट या फिर ए रियल नंबर, डेफिनेशन लिखेंगे, ए रियल नंबर आर, या ए रियल नंबर आर के जगह पे अगर ए नंबर आर डायरेक्ट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही होता है ना। ए नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब वो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। स्क्वायर मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं, इसीलिए हमने ये नहीं कहा कि रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स रह सकता है। तो ए नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ, कब होगा? पहला बात, दो कंडीशन को फुलफिल करता है कि आर, देखिए ये इसको रैंक हमने कहा है ना, हम कह रहे हैं तो इस ऑर्डर के, आर ऑर्डर के कम से कम एटलीस्ट 1 ऐसे माइनर होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट, यानी उस माइनर का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और r+1 ऑर्डर, या यानी कि कहने का मतलब r से ज्यादा ऑर्डर के जितने होंगे, नहीं, r से ज्यादा, जैसे r+1 r+2, ये सारे माइनर का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या कि एटलीस्ट वन माइनर of order r is
जीरो, है ना, इज नॉन जीरो, सॉरी इज नॉन जीरो, है ना। कम से कम आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा, मतलब कि आर ऑर्डर का एक ऐसा सब मैट्रिक्स आपको कम से कम मिलना चाहिए जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। दूसरी बात, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आर से जितना ग्रेटर का, है ना, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर से जितना बड़ा ऑर्डर का जो माइनर होगा उसका सारा डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इन जनरली इट इज डिनोटेड बाय रो ए, पढ़ते क्या है, रो, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स लिए सपोज 2x2 ही ऑर्डर का 1 2 3 4, तो आपको देखिए जब रैंक निकालना है ना, तो रैंक निकालने में इस डेफिनेशन तो खैर डेफिनेशन है ही, आप डेफिनेशन के मुताबिक चलने से ज्यादा बेहतर है कंसेप्ट पे चलिए, डेफिनेशन तो यूज हो ही जाएगा। हमारा काम क्या है, देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 2x2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर में अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसी ऑर्डर का सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर ये डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आ गया तो 100% तो मैट्रिक्स का रैंक वही ऑर्डर होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहां देखना चाहेंगे हम लोग, तो दिस इज 4 - 6, दिस इज -2, दिस इज नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए आपका हो जाएगा डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 2, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दो ऑर्डर का आपका एक ही तो माइनर मिल गया ना, जिसका जो माइनर है यानी उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो नॉन जीरो आ गया, यानी कि रैंक 2 हो गया। अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज अगर हम ले लिए 1 2 3 4 5 6, यहां आप देख पा रहे हैं 2 रो 3 कॉलम, नहीं तो यहां बताइए तीन ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इसका रैंक 3 नहीं होगा, जब भी होगा तो 2 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है। तो हम दो ऑर्डर का कोई भी माइनर ले लेंगे, जैसे 1 2 4 5 लिए, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 - 8 दिस इज -3 नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब इसका जो रैंक होगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 होगा। तो कंसेप्ट को देखना, अब इन्हीं कंसेप्ट से क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी हम कुछ रिजल्ट्स को लिखेंगे जो यूज होगा हमारा रैंक निकालने में। नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा, उन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, क्योंकि क्या होगा, यूज होगा आपका पीजीटी एग्जाम। हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन पीजीटी एग्जाम का। तो देखिए रिजल्ट्स, तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि डेफिनेशन के कंक्लूजन से ही है। तो सबसे फर्स्ट रिजल्ट, अगर आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था, नॉन जीरो। नॉन से स्पष्ट, यानी रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज n है, इज n होता है सर। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर ये मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, दिस इंप्लाइज आपका 100% तुरंत बता दीजिए इसका रैंक n ही हो, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब रैंक। अब अगर आप बोलिएगा सर इसी रिजल्ट्स में अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, नहीं लेकिन वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि इफ A इज सिंगुलर, है ना, इफ A इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब आप ये बोलिएगा सर, दैट इज, इसका ये मतलब आप बोलिएगा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 100% जीरो, क्योंकि वो सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट। और जब डिटरमिनेंट जीरो तो इसका ये मतलब हुआ कि रैंक जो है जब भी होगा तो n से कम होगा, है ना, किससे होगा, n से कम होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट, अब देखिए आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मतलब क्या है, रैंक और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ट्रांसपोज। तो क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल होता है, मतलब
अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसका रैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी में एक रिजल्ट है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, आपको पता है ना ए ट्रांसपोज क्या है, तो ए ट्रांसपोज जो भी आता है अगर ये ऑर्थोगोनल होगा तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, लेकिन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, तो रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नहीं, नेक्स्ट रिजल्ट लिखेंगे 4। उसी तरह से जैसे ए जो है ए ट्रांसपोज, लेकिन ए ट्रांसपोज निकालते कब है आपको पता है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंजुगेट ट्रांसपोज भी आप जिसको हम लोग कहते हैं इन जनरली उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो कंजुगेट ट्रांसपोज जो ए थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि जब मैट्रिक्स के इंट्रीज है ना, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, आपको पता है अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उस केस में ए ट्रांसपोज की जगह ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं, तो यानी कि रैंक ऑफ ए है ना इक्वल हो जाता है ए थीटा का। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि कंजुगेट ट्रांसपोज का, और यहीं से एक और रिजल्ट आता है कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट रैंक ऑफ ए के ही इक्वल होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेके ये सब रिजल्ट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको क्या है कि यूज होगा प्रॉब्लम बनाने में, लेकिन देखिए हम किन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, 1, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, खास तौर से यही दोनों रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज है। आप जो पीजीटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें यही सब रिजल्ट्स का ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरी बात, आप देखिए सर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, खुद सोचिए है ना, एज्यूम करिए कि अगर जो मैट्रिक्स ए है ए आई जे, अगर ये आपका स्क्वायर नहीं है मतलब m बाई n का है। अभी एक एग्जांपल हमने लिया था उसमें देखे थे कि हम लोग रो की संख्या कम लिए थे कॉलम से, तो 100% वो उसका जो रैंक आएगा वो या तो जैसे 2/3 लिए थे जब हम लोग, तो 100% रैंक जो है 2 या 2 से 3 होने वाला है। मतलब m और n जो मिनिमम होगा उससे कम या इक्वल हो सकता है। मतलब यहाँ इन दिस केस रैंक ऑफ ए आप 100% ध्यान देंगे, ये क्या होगा, या तो इक्वल होगा मिनिमम ऑफ m, n से, या तो छोटा होगा, है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 1 0 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं या 0 0 0, ये 2/3 का ही है या, चलो है ना। तो आप यहां ध्यान देंगे तो सबसे पहला तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लीजिए, 2 ऑर्डर्स का माइनर लीजिए सब मैट्रिक्स, तो आप देखेंगे कि 2 ऑर्डर का ये भी यहाँ ले तो 0 0 into 0 खत्म, यहाँ ले तो 0 0 आएगा। तो 2 ऑर्डर के भी सारे माइनर 0 है, तो सिंगल ऑर्डर का कम से कम एक तो माइनर मिला ना, तो यहाँ इसका रैंक कितना आ जाएगा, इसका रैंक आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ दो भी, इन दोनों 2 और 3 में जो मिनिमम है उससे भी इसका रैंक कम आ गया। इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो गया, मिनिमम ऑफ एम कमा है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, यूज होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जानते ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपका ए आई जे है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी होता है। डेफिनेशन क्या है कि ए आई जे जो है आपका 1 होगा, कब होगा, जब आई नॉट आई इज इक्वल टू जे हो, ये 0 होता है जब आई नॉट इक्वल टू जे। तो डेफिनेशन से मतलब नहीं, आप पहचानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इसका रैंक हमेशा एन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने हम रख सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे नहीं 1 0 0 1, ये क्या है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होता है, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये इंपॉर्टेंट देखिए किस लिए कर दे रहे हैं, यूज होता है आपको, है ना। नेक्स्ट 7 नंबर पे हम लोग लिखेंगे, जैसे आपके पास दो सेम ऑर्डर का है ना, इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। क्यों सेम ऑर्डर हम बोल रहे हैं, अब वो ऑर्डर जो भी हो सकता है, ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि रो और कॉलम सेम नहीं, हम बात कर रहे हैं दोनों का ऑर्डर। जैसे अगर ए का ऑर्डर आपका 2/3 है तो बी का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है, सेम का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सम ऑफ मैट्रिक्स का बात करेंगे, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है
है ना। तो ये सब रिजल्ट्स को देखिए क्या है कि अगर रिजल्ट ही पूछ दिया, यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप तभी कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका स्कूल लेवल का आएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी कुछ वर्क किए होंगे, 12th में तो किए ही है मैट्रिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां का कंसेप्ट का यूज होगा। पीजीटी का एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा यूज, तो रैंक जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो रैंक इज अ हीरो है ना पूरा सिलेबस का। तो यहाँ देख लीजिए एग्जांपल आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स ले लें, सपोज 1 0 0 है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका रैंक क्या है, दिस इज रैंक इज इक्वल टू 1। बी अगर कोई मैट्रिक्स ले लें, सपोज -1 0 0, तो इसका रैंक क्या है, अगेन दिस रैंक इज आल्सो 1, है ना। अब a प्लस बी आप निकालिएगा, तो a प्लस बी आप देख सकते हैं कि 1 0 0 0 प्लस -1 0 0 0, तो यहां से आप देख पा रहे हैं, जैसे सम करेंगे फर्स्ट वाला भी एलिमेंट 0 0 आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, तो a प्लस बी का यहाँ रैंक आ गया आपका 0। तो आप देख पा रहे हैं 1 + 1 है ना, 0 इज लेस देन 1 + 1। तो इस कंक्लूजन से आप बोल सकते हैं कि या तो छोटा होगा, और इक्वल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 1 ही लेते है ना, इस एग्जांपल में अगर 1 ही लेते तो यहाँ इस केस में 2 मिल जाता, तो इस केस में भी छोटा हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 1 ले लेते, या यहाँ अगर हम ले ले, सपोज करिए कि इक्वल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों का सम नहीं 1 प्लस, तो एक सिंपल सी उपाय है, इक्वल करना है तो क्या करिए कि एक जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, है ना। जीरो मैट्रिक्स, इसका रैंक आ जाएगा 0, और इस बी का रैंक आ गया 0, इसका 1 आ गया, तो a प्लस बी के केस में आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूज करना है। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है कि आप एग्जांपल से ही कॉन्ट्रडिक्ट जो ऑप्शंस रहेंगे उसको डिस्कार्ड करेंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात छूट गया, वैसे आप लोग स्टार मार्क करके, है ना, या बॉक्स बना के लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है, इज 0। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, वो हमेशा इज इक्वल्स टू 0, वो 0 होता है, याद रखिएगा, है ना, ऐसा नहीं। अब नेक्स्ट इसी पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए तो प्रोडक्ट तो फुलफिल करेगा ना। देन रैंक ऑफ ए बी जो है, रैंक ऑफ ए बी ये भी क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, है ना। ए और बी के रैंक का जो मिनिमम है उससे छोटा या बराबर हो सकता है ना। इसको यहां से कंक्लूजन निकलता है हमारा, उसको बॉक्स में आप रख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा होता है। अब देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ना, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नेट के एग्जाम में कुछ यूज होता है ज्यादा, लेकिन आप पीजीटी के हैं, लेकिन आप मान के चलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है कि इस बार कंपटीटर की जो संख्या है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है इसमें, या सीनियर जूनियर बहुत सारे इसमें कंपटीटर हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, वाल्डनी यूज है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ए अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें 1 0 0, और बी अगर मैट्रिक्स ले लें सपोज 0 0 1 0, तो यहाँ ए बी देखिए क्या आता है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 0, यानी रैंक ऑफ ए बी आपका आ जाएगा 0, और रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है, और रैंक ऑफ बी भी 1 है, यस या नो। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या आ गया, रैंक ऑफ ए बी क्या आ गया, वो क्या आ गया, इन दोनों के मिनिमम से छोटा आ गया, आया ना, इन दोनों के मिनिमम से छोटा आ गया। तो ये एग्जांपल है। इक्वल भी आ सकता है अगर आप सिंपली यहाँ 1 ही लेते, या फिर यहाँ 1 ना लेके 0 1 0, तो इस केस में आप देखेंगे कि आपको यहाँ जो मिलेगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो इस केस में ये 1 आ जाएगा, तो 1 1 उन दोनों का मिनिमम इक्वल्स के बराबर हो जाएगा नहीं। तो आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक के एग्जांपल्स आपको, अभी तक के रिजल्ट्स आपको क्लियर हो पा रहे होंगे।
तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नाम सुना है ना? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बस इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं ऊपर ऊपर ताकि दिमाग में आ जाए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का वर्क होता है इसमें, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक कॉलम। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में रो के ऑपरेशंस होते हैं और कॉलम में कॉलम का। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, रो का यूज कर सकते हैं, कॉलम का। एक्चुअली इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपको किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने से नया मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म करने से कुछ मैट्रिक्स चेंजेस आ जाता है उसमें। तो वो जो मैट्रिक्स आएगा और शुरू वाले मैट्रिक्स, उसके रैंक में कभी भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अब आप कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं या स्टार मार्क करके रख सकते हैं कि एलिमेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन does not alter, है ना, alter the rank of matrix, है ना। ये बात यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है तो आप, अगर कोई दिक्कत है तो आप लाइक कमेंट करिए, है ना। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक बने रहे, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द लाएं। और आप पीजी टेक का तैयारी, कुछ प्रॉब्लम्स का सेक्शन भी हम लोग लेंगे, क्वेश्चंस का भी सेक्शन करेंगे। आगे देखिए, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये भी आपके जो पीजी की सिलेबस है उसका एक टॉपिक है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, तो देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स, जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं रो और कॉलम, तो फिर अगर वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में मतलब 1 0 0, यानी कि क्या है कि एक नॉन जीरो रो के बाद उसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट, उसके नीचे के जितने रो जो एंट्रीज होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए, है ना। इधर कुछ भी रहे उससे मतलब ज्यादा नहीं है। उसके बाद एक फिर से नॉन जीरो, यानी कि प्रत्येक, यानी जीरो का जो संख्या है रो बाय रो इंक्रीज करना चाहिए। जैसे यहाँ 3, यहाँ अगर हम ले लिए 2 4 5 0 0, फिर 3 0 5 0, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर रो वाइज जीरो की जो संख्या है इंक्रीज करना चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। इसके अलावा बहुत सारे इक्विवेलेंट फॉर्म है, 1 0 0, अब यहाँ 1 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन होता क्या है, हम लोग इन जनरली 1 ही कोशिश करते हैं कि 1 ही आ जाए, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इक्विवेलेंट फॉर्म का ये कंफर्म नहीं है कि आप 1 ही रहने दीजिए। नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, नॉन, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो रो, यानी जो पहला जो है वो नॉन जीरो रो होना चाहिए, उसके बाद फिर से नॉन जीरो रो, लेकिन ये पहला जो एंट्री है इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। अब देखिए ये यूज क्यों किया जा रहा है, तो इसका इसलिए यूज है कि जब बड़ा मैट्रिक्स दे देगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, है ना, जैसे आपको मैट्रिक्स दे दिया सपोज 5 6 7 8 2 3 4 5 1 6 7 9 1 1 1 1। अब आपको इस मैट्रिक्स का ऐसे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 का, आपको इसका रैंक निकालने बोले, है ना, तो आप इसका रैंक निकालने में 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, बहुत तकलीफ वाली बात है ना, समय टेकिंग है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पास टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, और इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो इक्विवेलेंट फॉर्म रिड्यूस होने के बाद ये बताता है कि जितने नॉन जीरो रो की संख्या आपको आएगी, है ना, तो द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का जो संख्या है वही उसका रैंक हो जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। तो इक्विवेलेंट फॉर्म जब हम लोग समझ गए कि अब रिड्यूस कैसे करेंगे, देखिए जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो वही उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। हम लोग बीएससी का एग्जाम नहीं, यहाँ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है कि डिफाइन इक्विवेलेंट फॉर्म। देखिए जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो यूजेबल है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या है कि उसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे, तो रिजल्ट यहाँ से हम लोग क्या निकाले,
तो वाला रिजल्ट यही हम लोग लिख पा रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is equals to the rank of मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फॉर्म में वो जितने नॉन जीरो रो की संख्या है। दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखते हैं, देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, नहीं कैसा मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। नॉन जीरो कॉलम मतलब 1 2 3 0 ऐसा हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है ना। नॉन जीरो मतलब सारा जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का ये मतलब नहीं है कि जीरो एंट्री नहीं रहेंगे, लेकिन ऑल एंट्रीज आर नॉट जीरो, है ना, सॉरी ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा रह सकता है, कोई हर्ज नहीं है। या 2 3 ले लेते हैं, सपोज 4 तक ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, 4/1 का मैट्रिक्स हो गया कॉलम। और एक मैट्रिक्स हमने लिया बी, सपोज ले लिए 2 3 7 8, और ये आपका 1/4 का ही है ना। तो ए बी यहाँ एग्जिस्ट करेगा ना प्रोडक्ट, क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो प्रोडक्ट निकलेगा और ये प्रोडक्ट 4/4 का होगा। ये तो कंफर्म है आप, यस या नो, है ना। कोई दिक्कत आप कमेंट करिए। तो ये अब ये 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रेंज क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक कोई कॉलम है ना नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, और बी अगर कोई नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, इसका जो प्रोडक्ट आता है ए बी, उसका रैंक 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो यहाँ हम दिस इंप्लाइज डायरेक्टली रैंक ऑफ ए बी क्या बोलेंगे कि 1 होगा। तो ये याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल रिजल्ट है ना। आपको लग रहा होगा, अभी तो लग रहा होगा सर ये यूज कहाँ है, तो आप यूज कर पाएंगे जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आप देखेंगे अगर कभी आपको इनकेस ऐसा मिलता है तो क्या करेंगे, आप गुना करिएगा, मैट्रिक्स निकालिएगा, डिटरमिनेंट और इक्विवेलेंट फॉर्म रिड्यूस। तो इतना क्यों करें, उन रिजल्ट पे फोकस करिए ना। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसे हम अब थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं या फिर यही लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स whose all entries are 1, है ना। जैसे अगर आप बात करते हैं कि सारे एंट्री 1 है, है ना, सारे एंट्री 1 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, तो इसका रैंक आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो आपको कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 10/10 का दिया हुआ है, 5/5 का दिया हुआ है, 6/7 का है, लेकिन ऑल एंट्रीज आर 1, देन रैंक इज इक्वल टू 1। अब क्लियर, नो डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। आगे चले, चलिए। तो यहां तक हम बात किए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, पीजीटी के एग्जाम में आया, उसका डिस्कस हम कर लेना चाहेंगे कि कुछ उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो पीजीटी में आया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कैसे रैंक फाइंड करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। तो रैंक का है या तो डेफिनेशन से करेंगे, लेकिन हम लोग डेफिनेशन पे नहीं करेंगे। अगर आप सिंपली डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं तो आप निकाल लीजिए, और या आप ज्यादा अगर हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करिए और रेंज में। एक नॉर्मल फॉर्म भी होता है, थोड़ा सा आ गया माइंड में, तो नॉर्मल फॉर्म देख लीजिए। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, मैट्रिक्स को IR00 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना होता है ना। तो वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसी वजह से हम नॉर्मल फॉर्म का चर्चा नहीं किए। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है, रैंक निकालना है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको 3/3 है, नहीं जिसका डिटरमिनेंट आप इजीली निकाल पा रहे हैं, तो क्या क्यों ना आप डिटरमिनेंट ही निकालिए। जब 3 से ज्यादा रहेगा तो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करिए, है ना। ऐसे इसको भी इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन क्यों इक्विवेलेंट फॉर्म में जो समय लगेगा उससे ज्यादा अच्छा है कि डिटरमिनेंट निकाल लें। तो डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो रैंक 3 होगा। देख लेते हैं क्या आता है, 3 ले लें, तो दिस इज -4 + 4, नहीं उसके बाद -1 यानी +1, उसके बाद आ जाएगा 12, माइनस प्लस -12, उसके बाद आ जाएगा +2 यानी -6 + 6। तो आप देख पा रहे हैं इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, नहीं 4 - 4 0, 12 - 2 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 100% 3 से कम होगा।
अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि अब 3 से कम होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो खैर डिस्कार्ड हो ही गया। अब यहाँ 0 1 2 सब है। अब दो ऑर्डर का कोई भी ले लीजिए, तो दो ऑर्डर में क्या किया जाए, कोई भी ले लें। 3 - 1 तो -6 2, इसका तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 0, तो मेरे ख्याल से सब आ जा रहा है क्या, सभी आ जाएगा लगता है, तो फिर 1 हो जाएगा इसका रैंक। तो क्यों ना इसको हम अगर इक्वलन फॉर्म में, इसीलिए क्या है कि इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इक्वलन में ही रिड्यूस करते हैं, उससे एकदम एक बार में कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है कि वो काम तब करना है जब लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का वर्क करेंगे। देखिए वहां हम डिटरमिनेंट पे ही चलेंगे, अभी फिलहाल इक्वलन में रिड्यूस कर लीजिए। तो देखिए कैसे किया जाता है इक्वलन में रिड्यूस, हम कर देते हैं आपको, नहीं आप समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज, तो यहां 0 लाना है ना, तो क्या किया जाए, इसमें अगर 2 से गुना करके, नहीं R2 प्लस R1 में अगर हम 2 से गुना करके ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा। और R3 में सिंपली R3 को R1 से ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्क क्या है कि इस नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे सारा 0 करना, तो क्या आ जाएगा, पहला रो वैसे ही रहेगा, क्या आ जाएगा, देखिए घटाएंगे 0, क्योंकि 2 से गुना करके ना जोड़ रहे हैं, तो दिस इज 0, दिस इज 0, अब सिंपली जोड़ेंगे 0 0 0, ऐसे। तो यहां से डिटरमिनेंट, तो ये अब क्या आया, एक नॉन जीरो आया ना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 1 नॉन जीरो रो, तो दिस इज आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है वो 3/4 का है, 100% इसका रैंक 4 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब 3 होगा या नहीं, वो 3 ऑर्डर का रैंक, तो अब आप उतना समय क्यों खट्टा करेंगे, इससे अच्छा है कि इसको क्या करिए, रिड्यूस कर दिए इक्वलन फॉर्म में, 8 1 3 6, क्योंकि इक्वलन फॉर्म बहुत यूजफुल है रैंक निकालने में। -1 -3 4। अब देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 करना है, ऐड कर दीजिए, क्या करिए, ऐड कर दीजिए, दिस इज 3 2, इसको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि R3 और R1 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0। अब मेरे ख्याल से यहाँ 2 आ रहा है क्या, नहीं 10 आ रहा है, नहीं, तो आप देख पा रहे हैं कि नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है, 1 3 है ना, तो रैंक इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो रो के लिए 1 2 3, यहाँ 0 आता तब ना 2 होता, तो नॉन जीरो रो की संख्या 3 आ गई, तो दिस इज 3 मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं। एक्चुअली रैंक बहुत कम पूछता है, ये यूज है, इसी वजह से हम आपके सामने रैंक का कंसेप्ट लाए हैं, क्योंकि आप आगे के जो टॉपिक हम लेकर के आएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें आप लोग देखेंगे कि कितना इसका यूज है। तो आपको अगर कहीं भी वीडियो में दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। जय हिंद।